हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगी। ओके, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ आ जाएगा और इसकी एप्लीकेशन भी आराम से समझ आ जाएगी। ये बहुत सिंपल चीज है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे सारा, तो हमने ये एग्जांपल ली है कि हम जो बिजनेस खोलने वाले हैं वो है एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। ठीक है, हम मोबाइल फोन्स बनाएंगे। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, बेसिक एसेट्स तो हर एक बिजनेस में लगते हैं। जैसे हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, ये तो हर एक बिजनेस में लगता है। ठीक है, तो ये एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये क्या होता है सारा, ये मैंने पूरा एक वीडियो में, जो पहली वीडियो है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी, उसमें आप देख सकते हो, जिसका मैं लिंक आई बटन में भी दे दूंगा। तो एसेट्स अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एसेट जो होता है वो बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी होती है, जिससे बिजनेस ये उम्मीद रखता है कि फ्यूचर में हम उससे पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी मशीनरी है, हमारा लैंड है, हमारी बिल्डिंग है। ओके, लायबिलिटी जो होती है वो होती है ऑब्लिगेशन, मतलब हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी से उधार लिया है पैसा, तो वो चुकाना है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो कैपिटल, ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो आप देखिए, जो बिजनेस है हमारा, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होने वाला है हमारा, हमने पहले से ऑब्वियसली स्टडी करके रखा होगा मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या लगता है, बिजनेस को खोलने के लिए क्या क्या सामान, क्या एसेट लगते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, जिससे हम मैन्युफैक्चर करेंगे मोबाइल फोन्स, वो क्या क्या होने चाहिए। तो हम पहली चीज देखते हैं, हमारे पास होना चाहिए लैंड। उसकी लगभग समझ लो, आप आपने एस्टिमेट लगाया कि जो आपने लैंड खरीदना है वो 10 लाख का आएगा। उसके बाद मशीनरी भी ऑब्वियसली लगेगी, तो वो रख लो आप 5 लाख की। ठीक, उसके बाद हमें फर्नीचर भी लगेगा, वो 2 लाख। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल, जिससे हमने मैन्युफैक्चर करने हैं मोबाइल फोन, जैसे प्लास्टिक है, जैसे मेटल होता है, तो वो सारा जो रॉ मटेरियल वो लगभग हमें 2 लाख का आ रहा है। और उसके बाद कैश। अब कैश क्यों हमें चाहिए, जो इतना सारा सामान लिया, लेकिन डे टू डे एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए हमें कैश की बिजनेस में जरूरत होती है। तो कैश लिक्विड फॉर्म में बिजनेस में जरूर होना चाहिए। तो हमें ये लगते हैं 5 टाइप के लगभग एसेट्स। तो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितना आया, 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब जो हमें बिजनेस में एसेट्स लगने वाले हैं, उनकी टोटल वैल्यू है 20 लाख रुपए। ओके, अब दूसरा सवाल है, ये जो 20 लाख है, ये 20 लाख आप लाओगे कहां से। इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द एसेट्स, कि मतलब एसेट्स के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए आप पैसा कहां से लाओगे। ठीक है, उसके भी 2 तरीके हैं। हम देखते हैं कौन कौन सा तरीका है। एक है ओन फंड या ऑनर्स फंड, हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। जो ऑनर, जो बिजनेस खोलने वाला है, वो पैसा लगाएगा बिजनेस में, है ना, एक वो होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कुछ पैसा उधार लाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास ये, अगर मैं 20 लाख का बिजनेस खोलने वाला हूं, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट जो मुझे बिजनेस में लगने वाली है, उसका सिर्फ 15 लाख मेरे पास है। तो बाकी मैं कहां से लाऊंगा, बाकी ऑब्वियसली मैं उधार लूंगा। बोरोइंग जिसको हम बोलेंगे, लायबिलिटी जो होती है हमारे लिए, क्योंकि ये बोरोइंग जब हम करेंगे वो हमने पे भी करना है वापस, तो इसको लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो 15 लाख मेरे खुद के फंड हैं, और 5 लाख जो हैं वो मैंने उधार लिया, कहीं से, बैंक से उधार लिया, किसी और इंस्टीट्यूशन से उधार लिया, किसी फ्रेंड से उधार लिया, लेकिन उधार लिया। बोरोइंग्स, डेट जिसको बोलेंगे हम, जो हमारी लायबिलिटी होती है। और ये जो ओन फंड्स हैं, ये है कैपिटल, मतलब जो ऑनर का खुद का पैसा है। तो ऑनर का खुद का पैसा आया 15 लाख, और जो बोरोइंग्स है, जो हमने उधार लिया, वो आया 5 लाख। इसका टोटल भी ऑब्वियसली कितना बनेगा, 20 लाख, है ना। तो बस यही है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है आपकी अकाउंट इक्वेशन, कि जो आपके एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे कैपिटल और लायबिलिटीज। देखो, एसेट्स आपके यहां पे कितने हैं, 20 लाख, है ना। 20 लाख के जब एसेट है, तो ओन फंड जो आप लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, 15 लाख। और जो आप बोरोइंग कर रहे हो, वो कितनी कर रहे हो, 5 लाख। तो 15 लाख प्लस 5 लाख, 20 लाख, और 20 लाख के आपने जो एसेट खरीदने वो है। तो ये जो 20 लाख आप लाओगे, उन्हीं के आप एसेट खरीदोगे। तो जो आपने पैसा कहीं से लाया, अपना लाया, जो ओन फंड्स हैं, या बोरोइंग किया, उससे आपने एसेट खरीदे। तो जो पैसा आपने लाया और जो आपने एसेट खरीदे, ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली सेम होगी।
तो यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कि जो भी बिजनेस में आपके एसेट्स हैं वो आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होंगे। ठीक है, इसको और एक तरीका और एक नजरिया है देखने का। जो कैपिटल है वो होता है ऑनर का क्लेम, ऑनर का दावा। जो एसेट्स हैं आपके बिजनेस में उन पे ऑनर का दावा। तो ऑनर ने कितना पैसा लगाया, 15 लाख, तो ऑनर का कितना दावा होगा, ऑनर्स इक्विटी जिसको हम बोलते हैं। इक्विटी होता है क्लेम, दावा। ऑनर्स का कितना दावा है उन एसेट पे, मतलब जब हम उनको एसेट्स को बेचेंगे और जो पैसा वहां से आएगा उसका कितना, उसका 15 लाख जाएगा ना ऑनर को। और लायबिलिटीज होता है आउटसाइडर्स इक्विटी, मतलब बाहर वाले लोगों का क्लेम, बाहर वाले लोगों का इक्विटी, है ना। जो हमने बोरोइंग की होती है वो बिजनेस के लोग थोड़ी होते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं, बैंक होगा, कोई और इंस्टीट्यूट होगा। तो ये होता है कैपिटल, जो होता है वो होता है ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स क्लेम, लायबिलिटी होता है आउटसाइडर्स क्लेम। तो जो एसेट्स हैं वो बराबर हमेशा होंगे ऑनर्स क्लेम प्लस आउटसाइडर्स क्लेम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी। समझ आ गया। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये है फिलहाल आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप कुछ भी कर लो, देखो एसेट तो आपको लगते हैं इस बिजनेस में 20 लाख टोटल, है ना। तो अगर आपके पास सारा खुद का पैसा है तो आप उधार 0 लोगे, है ना। तो अगर आपने उधार 0 लिया और खुद का पैसा आपके पास है, तब भी एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल ही 20 लाख है, लायबिलिटी 0 है, तब भी 20 लाख ही हो गया। दूसरे केस में देखो आप 20 लाख आपके एसेट्स हैं, तो 10 लाख ही अगर आपके पास पैसा है और 10 लाख आपने उधार लाया, तब भी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 लाख, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। अगर 20 लाख एसेट्स हैं आपके और उन एसेट्स को खरीदने के लिए आपके पास कोई भी कैपिटल नहीं, 0, सारा पैसा आपने उधार लिया है, तब भी देखो आप एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल 0 है प्लस लायबिलिटी 20 लाख, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपके पास जो एसेट्स है वो 20 लाख हैं, तो उनको खरीदने के लिए आपने, अगर आपके पास खुद का पैसा 12 ही लाख है, तो तब भी आपने 8 लाख लाया होगा उधार, तब भी एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ आ गया। ये बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमेशा इंटैक्ट रहेगी, ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकती। कभी भी एसेट ज्यादा नहीं हो सकते कैपिटल प्लस लायबिलिटी से, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की फिगर कभी ज्यादा नहीं आ सकती एसेट से, ये हमेशा इक्वल होंगे। ओके, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें क्या देखना है हमें, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्हीं 3 चीजों में से, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, इन्हीं 3 चीजों में से एक को या 2 को या तीनों को अफेक्ट करेगी। हर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस की, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं जो इन चीजों को अफेक्ट ना करे। या तो सिर्फ एसेट्स को करेगी, या तो सिर्फ कैपिटल को, या तो लायबिलिटी की, या को 2 को, इन दोनों में से एसेट्स या लायबिलिटी को, या एसेट्स या कैपिटल को, या तो तीनों को भी कर सकती है रेयर केसेस में, लेकिन तीनों को भी कर सकती है। तो ये कैसे होता है वो देखते हैं। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट ओनली वन मेन एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स और ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन जो होती है, जो मैंने कहा कि या तो वो एक एलिमेंट को अफेक्ट करेगी, या किसी 2 को अफेक्ट करेगी, या तीनों को, लेकिन अफेक्ट करने के बाद भी अकाउंटिंग इक्वेशन जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। मतलब एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हम पहली जो क्लासिफिकेशन है ट्रांजैक्शन की वो देखते हैं। पहली क्या है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन एलिमेंट ओनली। वो ट्रांजैक्शन देखो आप जो सिर्फ एक एलिमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो उनमें से पहला एलिमेंट क्या है, एसेट्स, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एसेट्स ओनली। तो इसमें क्या है, पहली ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या गुड्स फॉर कैश। देख लो आप, इस ट्रांजैक्शन में हमने या तो फिक्स्ड एसेट खरीदा, या तो हमने गुड्स खरीदी, वो भी एसेट है, लेकिन कैसे खरीदा, कैश देके। तो इसमें क्या क्या हुआ, देखो आप, इसमें कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ा, सिर्फ एसेट्स पे। आपने एक एसेट दिया, दूसरा एसेट लिया, तो टोटल एसेट्स बराबर रहे। जब टोटल एसेट बराबर रहे तो फर्क कोई पड़ा ही नहीं इक्वेशन को। अगर फॉर एग्जाम्पल जो पीछे हमारे एसेट्स थे पिछले एग्जाम्पल में वो 20 लाख के थे, तो जो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा वो आपने 5 लाख का खरीदा, लेकिन 5 लाख आपने कैश भी दिया ना, वो भी तो एसेट का ही हिस्सा है। तो 5 लाख एक तरफ से गया कैश की शक्ल में, और 5 लाख एक तरफ से आया एसेट की शक्ल में। टोटल एसेट फिर भी 20 लाख ही रहे। तो 20 लाख, तो कैपिटल और लायबिलिटी तो वैसे 20 लाख ही है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो वैसी की वैसी रही, और सिर्फ एसेट के अकाउंट को इस ट्रांजैक्शन ने इंपैक्ट डाला। तो वैसे ही देखो आप, दूसरी ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या गुड्स एट पार। एट पार का मतलब है बिना किसी प्रॉफिट के बेचना। जितने का आपने खरीदा
उतने का ही बेचना बिना किसी प्रॉफिट के। तो जब आप सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करते हो या गुड्स करते हो, ये ऊपर जो किया हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या गुड्स, ये उसका उल्टा है। यहाँ पे भी एक एसेट जो है वो एक्सचेंज होता है दूसरे एसेट से। यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट की। जैसे आपने मशीनरी बेची लेकिन लिया क्या, कैश, वो भी तो एसेट है। अगर आपने गुड्स बेचा, लिया क्या, कैश, वो भी तो एसेट है। एक तरफ से आप 5 लाख की गुड्स दे रहे हो, दूसरी तरफ से आप 5 लाख का कैश ले रहे हो, तो टोटल जो एसेट्स है वो बराबर रहे, 20 लाख के 20 लाख ही रहे, अगर हम पिछली एग्जांपल को लेके चले, है ना। तो ये भी सिर्फ एसेट्स को इंपैक्ट है, और टोटल जो इक्वेशन जो है हमारी वो वैसी की वैसी रहती है, वो हमेशा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। तो उसके बाद देखिए आप सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। देखिए इसमें क्या होता है, जब आप कोई एसेट उधार पे बेचते हो, है ना, तो जिसको उधार पे बेचा वो आपका एसेट बन जाता है, डेटर बन जाता है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का एसेट बेचा, तो उसने अब बंदे ने अभी पैसे नहीं दिए जिसको आपने बेचा है, तो वो आपका 2 लाख का एसेट बन गया। तो यहाँ पे भी वही हुआ, एक एसेट गया, उसकी जगह वो बंदा जो था वो आपका एसेट बन गया। तो सेम है, वही हो रहा है जो ऊपर हो रहा है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब हम कैश डिपॉजिट बैंक में करते हैं, क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ है उसको उठा के बैंक में डालते हैं, कोई बात नहीं, तब भी एसेट सेम रहते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन सिर्फ एसेट्स को इंपैक्ट करती है। मतलब बिजनेस में जो कैश था वो कम हो गया, लेकिन बिजनेस के ही अकाउंट में बैंक में चला गया ना। तो अगर कैश एसेट कम भी हो गया, बैंक एसेट तो बढ़ गया, तो टोटल एसेट फिर भी बराबर ही रह गए। वैसे ही हर एक ट्रांजैक्शन में आगे ऐसा ही हो रहा है। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर आप अगले साल के एक्सपेंसेस इसी साल पे करते हो तो वो हो गया पेमेंट इन एडवांस। तो जब आप पेमेंट इन एडवांस करते हो तो वो आपका एसेट बन जाता है। तो इससे क्या हुआ, कैश तो गया, लेकिन जो बंदा जिसको आपने पेमेंट कर दी वो एसेट बन गया, तो टोटल एसेट फिर भी सेम रहे। कैश लेंड, वही हिसाब है यहाँ पे भी कि आपने कैश किसी को उधार दिया, तो जब कैश तो गया लेकिन जिसको उधार दिया वो एसेट बन गया, तब भी टोटल एसेट सेम है। उसके बाद है लेंट मनी गॉट बैक। मतलब जो आपने कैश उधार दिया था वो वापस मिल गया, तो वो जो बंदा आपका एसेट था वो खत्म हो गया, कैश वाला एसेट बन गया आपके पास, सेम। उसके बाद चेक या बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स डिसऑनर्ड। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे आपका डेटर था कोई, जिसको आपने 5,000 का सामान बेचा था, गुड्स बेची थी 5,000 की उधार पे। अब क्या हुआ, अब वो पहले आपका एसेट है ना, क्योंकि उधार पे लिया तो वो आपका डेटर है, जब डेटर है तो वो आपका एसेट है। अब क्या हुआ, अब उसने आपको चेक दिया या बिल दिया, ठीक है। तो अब जब चेक कैश कराने गए बैंक में, तो उस बंदे के अकाउंट में पैसा था ही नहीं, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर होना या बाउंस होना, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जब उसका पैसा आपको मिला ही नहीं, अब वो वापस से एसेट बन गया ना। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको जो चेक था वो एक एसेट था, ठीक है, और बंदा जो था वो एसेट खत्म हो गया था, क्योंकि उसने आपको चेक दे दिया, तो अब उसका अकाउंट बना के क्या करोगे आप, उसके साथ जो भी हिसाब था वो खत्म हो गया। लेकिन अब जब आपने चेक को कैश कराने की कोशिश की, और चेक को कैश कराने के टाइम क्या हुआ, उस बंदे के अकाउंट में पैसा निकला ही नहीं, अब वो वापस डेटर बन जाएगा ना। अब आप क्या करोगे, आप उसको फोन करोगे, तेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। अच्छा, वो बोलेगा चलो मैं अब दूसरा चेक भेजता हूँ, तो वापस डेटर बन गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चेक था आपका या बिल था वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि उसकी वैल्यू रही ही नहीं, क्योंकि वो बाउंस हो गया। लेकिन जो डेटर था जिसने वो चेक दिया था वो वापस से एसेट बन गया ना, क्योंकि वो वापस से डेटर बन गया। तो बस सेम है, चेक खत्म हो गया, डेटर वापस से एसेट बन गया, तो एक ही एसेट को ही इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन टोटल एसेट फिर भी एग्जैक्टली सेम रह रहे हैं। तो एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग लायबिलिटीज ओनली। ऐसी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ लायबिलिटीज को इंपैक्ट करती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत कम होता है। तो अगर यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश करें, ये तो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इनको डिटेल में समझाने का यहाँ पे फायदा कोई भी नहीं है। तो जो सिर्फ लायबिलिटीज को अफेक्ट करती है वो कौन सी है, बिल पेएबल इशूड टू क्रेडिटर्स या बिल पेएबल डिसऑनर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ कैपिटल को इंपैक्ट करती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड और चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इनको डिटेल में समझाने बैठे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब है दूसरा जो हमने पढ़ना है वो है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट्स को ट्रांजैक्शन को ही इंपैक्ट करेगी, मतलब एसेट को और कैपिटल को, या एसेट को और लायबिलिटी को, या लायबिलिटी और कैपिटल को। ऐसी ट्रांजैक्शन हमने देखनी है। पहली जो ट्रांजैक्शन थी वो सिर्फ एक एलिमेंट का इंपैक्ट करती थी, या तो एसेट को। उसके बाद कैपिटल और लायबिलिटी वाली भी देखी, जो सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी को इंपैक्ट करती हैं। अब जो है वो है 2 एलिमेंट को इंपैक्ट करती हैं ट्रांजैक्शंस। वो क्या है, पहले हम देखेंगे
एसेट्स और लायबिलिटीज को जो सिर्फ इंपैक्ट करती है। वो क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट। आपने अगर फिक्स्ड एसेट या गुड्स उधार पे खरीदी, अब क्या हो गया? एसेट भी बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई। जब आपने खरीदी कोई चीज तो वो आपके बिजनेस में ऑब्वियसली आई, तो वो उतना एसेट बढ़ गया ना। अगर आपके पास मशीनरी 10 लाख की थी और आपने मशीनरी और 2 लाख की खरीदी तो 12 लाख की हो गई ना, लेकिन उधार पे खरीदी। जब आपने उधार पे खरीदी, जिस बंदे का पैसा आपने देना है वो भी आपकी लायबिलिटी बन गई ना। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसकी एसेट वाली साइड भी बढ़ गई जो आपने एसेट खरीदा या गुड खरीदी, और लायबिलिटी वाली दूसरी जो साइड है वो भी बढ़ गई 2 लाख से, क्योंकि जिससे बंदे से आपने खरीदा उसका 2 लाख देना है तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो दोनों साइड्स में 2 लाख का एसेट में भी इंक्रीज हुआ, 2 लाख का लायबिलिटीज में भी इंक्रीज हुआ, तब भी एसेट बराबर ही होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, है ना। अब है दूसरा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब है कि आपने कोई जो अभी किसी बंदे को आपने सर्विस नहीं दी है या उसको आपने गुड्स नहीं दी है, उसने पहले ही आपको पैसा दे दिया, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन कैश भी आया तो एसेट है, लेकिन वहां से लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो कैश भी बढ़ रहा है, एसेट लायबिलिटी भी बढ़ रही है, फिर भी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहेगी। तीसरा है कैश बोरोड। लगभग ये भी वैसा ही है कि आपने कैश बोरो किया, कैश तो आया, एसेट बढ़ गए, लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो दोनों साइड में इंक्रीज हुआ। जितना आप कैश उधार लोगे ऑब्वियसली उतनी ही लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी सेम रहेगी। टैक्स कलेक्टेड, इसका क्या मतलब है? जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो, जो जीएसटी हमें देना पड़ता है, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, वो हमसे कौन कलेक्ट करता है? आप कोई भी चीज खरीदो उस पे आपको जीएसटी लगता है। इसका मतलब वो आपको कंपनी कलेक्ट करे। जैसे आपने टूथपेस्ट खरीदा, वो अगर आपका टूथपेस्ट 20 रुपए का होगा तो उस पर जीएसटी लग के फॉर एग्जांपल वो 22 रुपए का हो गया, तो 22 रुपए भी तो वो कंपनी ले रही है। लेकिन टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। और वो जो 2 रुपए का टैक्स लगा है वो किसका है? गवर्नमेंट का, है ना। तो अब क्या है, ये जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, टूथपेस्ट बेचा आपको, मैंने 22 रुपए आपसे लिए, लेकिन 22 रुपए में से जो 20 रुपए वो सिर्फ मेरा है, जो 2 रुपए है वो किसका है? वो गवर्नमेंट का है, वो मैंने गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। तो अब क्या बन गया? अब लायबिलिटी बन गई ना, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करना है। और लेकिन मेरे पास 22 रुपए भी आए थे ना, जो 2 रुपए थे वो भी कैश मेरे पास ही आया ना, तो एसेट भी बढ़ गए, है ना। एसेट भी बढ़ गए 2 रुपए से और लायबिलिटी भी बढ़ गई उन्हीं 2 रुपए से। समझ आ रहा है आपको? तो ये टैक्स कलेक्टेड का 2 पे इंपैक्ट डालता है। उसके बाद है टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। अब यही टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, मतलब आपने जो 2 रुपए पकड़े थे पर टूथपेस्ट, वो आपने गवर्नमेंट को पे किए, तो क्या हो गया? लायबिलिटी खत्म हो गई ना। गवर्नमेंट की जो आपके पास लायबिलिटी वो खत्म हो गई, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। यहां से आपने कैश निकाल के पे किया ना वो 2 रुपए, तो कैश भी डिक्रीज हो गया, तो एसेट भी डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, तो तब भी दोनों साइड्स बराबर रहेंगी। उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर, लेकिन ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, जब हमने सप्लायर से उधार पे सामान लिया था। यहां पे क्या होता है? यहां पे देखो आपने गुड्स रिटर्न कर दी ना। गुड्स क्या है? एसेट। फॉर एग्जांपल आपने 2000 की एसेट्स जो थे वो रिटर्न कर दिए, गुड्स जो थी वो रिटर्न कर दी, तो वहां पे लायबिलिटी बन रही थी ना। वो बंदा आपने उधार पे लिया था तो ऑब्वियसली लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी भी 2000 की कम हो गई ना। यहां से आपने गुड्स दी वापस, तो आप उस गुड्स के आपने पैसे थोड़ी देने हैं उसको, तो वो लायबिलिटी भी उतनी डिक्रीज हो गई। तो दोनों साइड्स में डिक्रीज आया, एसेट भी कम हो गए, लायबिलिटी भी कम हो गई, है ना। उसके बाद है बोरोड मनी रीपेड। जो आपने पैसा बोरो किया था, जो आपने पैसा उधार लिया था, वो आपने वापस कर दिया, तो एसेट भी कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एसेट्स और कैपिटल। वो ट्रांजैक्शन जो एसेट्स और कैपिटल को सिर्फ इंपैक्ट करती है। पहले हमने देखा एसेट्स और लायबिलिटीज को। पहला है कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर। जब भी ऑनर जो है, जो बिजनेस का मालिक है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप में है, कोई भी ऑनर है, वो जब बिजनेस में पैसा लाता है, कैश लाता है, उससे क्या होता है? उससे आपकी कैपिटल भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑनर पैसा बिजनेस में लगाता है उसको तो बोलते ही हैं हम कैपिटल, और कैश भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो कैश की फॉर्म में ला रहा है। तो देखो एसेट भी बढ़ गया, कैश और कैपिटल भी बढ़ गई। दूसरी साइड जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहां पे क्या हो गया? कैश भी बढ़ गया जो एसेट है, और कैपिटल भी बढ़ गई जो दूसरी साइड है, तब भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बराबर रहती है ना। उसके बाद है कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यहाँ मतलब जो ऑनर है उसने जब बिजनेस से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, अपने बच्चों का खर्चा करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या होता है? जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, तो जब वो पैसा निकालेगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी ना। तो यहां से कैपिटल डिक्रीज होगी, लेकिन निकाला किस शक्ल में? कैश की शक्ल में, तो कैश भी डिक्रीज हो गया, कैश एसेट है वो भी डिक्रीज हो गया, कैपिटल डिक्रीज हो गई, तो ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी सेम है।
उसके बाद है हमारी डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो फिक्स्ड एसेट में हर साल वैल्यू में कमी आती है। ये मैं पहले वीडियोस में समझा चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल आपने इस साल खरीदा, अगले साल उसकी वैल्यू वैसी नहीं रहेगी, तो वैसे ही फिक्स्ड एसेट में भी कमी आती है वैल्यू की, ठीक है। तो हर साल डेप्रिसिएशन थोड़ी थोड़ी एसेट्स में लगती है। तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है? मैंने पहले कहा कि जो बिजनेस में एसेट्स होते हैं उन पे क्लेम होता है किसी का, है ना। जैसे ऑनर का क्लेम है, तो ऑनर का क्लेम एसेट पे है, मतलब उसकी जो कैपिटल है वो एसेट्स में इन्वेस्ट हो गई है ना। तो जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी ना, ऑब्वियसली। तो कैपिटल भी कम हो गई, है ना। यहां से एसेट की वैल्यू भी कम हो गई, तो एसेट भी कम हो गए और उसका कैपिटल भी कम हो गई। तो वही हो गया जो मैं बताता आया हूं कि दोनों साइड बराबर है। अब है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। जब भी लॉस होता है ऑनर की कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल क्या होता है? ऑनर का पैसा। तो लॉस जब होगा बिजनेस में, वो किसका पैसा जाएगा? ऑब्वियसली ऑनर का ही जाएगा ना। लेकिन लगा किस में आग? गुड्स में लगी। तो गुड्स में जब आग लगी तो एसेट भी कम हो गया। गुड्स क्या है? एसेट है, वो भी कम हो गए। यहां से कैपिटल भी कम हो गई, वहां से गुड्स भी कम हो गई। उसके बाद है कैश स्टोलन। लगभग यही है। कैश इसका है, कैश बिजनेस में जो होता है वो ऑनर का पैसा होता है, ऑनर की कैपिटल होती है, वो चोरी हो गई। और लेकिन कैश एसेट भी होता है, तो एसेट भी कम हो गया, कैपिटल भी कम हो गई। उसके बाद इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? आपने किसी को चीजें बेची या आपने किसी को सर्विस दे दी, लेकिन उसने अभी आपका पैसा नहीं दिया, लेकिन उस पर इनकम आपकी चढ़ गई ना, उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे एज इनकम, ठीक है। तो इनकम से क्या होता है? इनकम से आपका जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब लॉस से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली इनकम से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जिस बंदे से आपने अभी इनकम लेनी है वो आपका डेटर बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो एसेट भी इंक्रीज हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। जब दोनों साइड में इंक्रीज का इफेक्ट आ गया तो दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन की बराबर रहेगी। एनी एक्सपेंस पेड, कोई भी एक्सपेंस पे करते हो आप, वो किससे पे करोगे? वो आप बिजनेस के कैश से पे करोगे, और वो बिजनेस का कैश किसका है? वो ऑनर का है। तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी ना, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे। लेकिन कैश भी जा रहा है ना, एक्सपेंस पे करने के लिए आप क्या दे रहे हो? कैश। तो कैश भी डिक्रीज हो गया, कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। उसके बाद एनी इनकम रिसीव्ड, इसका उल्टा, जब इनकम आती है आपके पास, वो किस शक्ल में आती है? कैश की शक्ल में। तो कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन इनकम से आपकी कैपिटल भी बढ़ जाती है ना, जो ऑनर है उसका क्लेम भी बढ़ जाएगा ना, तो बस कैपिटल भी बढ़ गई, एसेट भी बढ़ गया। उसके बाद बैंक चार्ज, जब बैंक कोई चार्ज काटता है, कोई भी एक्सपेंस हो, ये बैंक चार्ज भी एक्सपेंस है ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा एनी एक्सपेंस पेड, तो बैंक चार्ज भी एक्सपेंस है, तो उससे भी आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। और बैंक चार्ज से क्या होगा? बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, तो बैंक बैलेंस जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। बेशक 20 रुपए, लेकिन इंपैक्ट तो दोनों जगह पड़ रहा है ना, आपका बैंक अकाउंट में भी कमी आ रही है और आपकी कैपिटल में भी कमी आ रही है। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट या लॉस। जब आप फिक्स्ड एसेट या गुड्स को सेल करते हो प्रॉफिट पे, तो आपकी कैपिटल भी बढ़ती है और आपके एसेट भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एसेट 10,000 का लिया था, उसको आपने 15,000 का बेचा, ठीक। तो यहां पे जो 5,000 है उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जो प्रॉफिट है ना। लेकिन जो एसेट्स है वो भी 5,000 से बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 20,000 का खरीदा था ना, बेचा 25,000 का, तो प्रॉफिट यहां पे कितना हुआ है? जो एसेट है वो आपने 20,000 का खरीदा था, बेचा 25,000 का। तो जब आपने बेचा उसको, आपके पास कितना आया पैसा? आपके पास आया 20,000 वापस प्लस 5,000, है ना। तो मतलब इंक्रीज आपके एसेट्स में कितना हुआ? सिर्फ 5,000, है ना। तो यहां से भी कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 5,000। तो दोनों तरफ से इंक्रीज हुआ आपका 5,000 ही। समझ आ रही है? लॉस का भी वैसा ही केस है। लॉस में अगर बेचा तो नुकसान, कैपिटल भी कम हो जाएगी और एसेट्स भी आपके कम हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो तीनों अकाउंट्स को इंपैक्ट करती हैं, लेकिन मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि वो एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो उनको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, कि पहले ही ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि इनको अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अमित हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट हिज कैपिटल। अब आपने उसकी कैपिटल निकालनी है अमित की, उसका एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन इस्तेमाल होगी ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है हमें? कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो जब आपके पास दो चीजें दी हुई हैं, तीसरी चीज आराम से निकल जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम देखेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट क्या क्या है यहाँ पे? पहला है 5,000, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। कैश जो आपका है, उसके बाद है बैंक 2,000, वो भी लिखा हमने यहाँ पे, प्लस प्लांट एंड मशीनरी 10,000 और प्लस फर्नीचर
5000, तो 5000 प्लस 2000 प्लस 10,000 प्लस 5000, ये कितना बन जाता है आपका 22,000 के आपके टोटल एसेट्स बन जाते हैं। और कैपिटल तो आपको पता है नहीं, अब आपको क्या चाहिए, लायबिलिटीज। लायबिलिटी जो है आपकी वो है 5000, है ना। तो अब आपकी कैपिटल कैसे निकलेगी, कैपिटल निकलेगी जब दो चीजें दी हुई हैं तो तीसरी चीज आराम से निकलेंगी। जब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो एसेट्स माइनस जब आप लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल निकल जाएगी ना। तो यहां पे क्या किया है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो क्या है 22,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 17,000। जो कैपिटल आपकी वो है 17,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ए बिजनेसमैन हैज एसेट ऑफ 50,000 एंड ऑनर्स इक्विटी इज रुपीज 30,000। इसका मतलब क्या है, एसेट्स उसके पास 50,000 के हैं और ऑनर्स इक्विटी जो मैंने पहले ही कहा मतलब कैपिटल वो कितनी है उसकी 30,000। तो कैलकुलेट लायबिलिटी, तो आराम से लायबिलिटी निकल जाएगी 50,000 एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। इसी अकाउंट इक्वेशन को आप इस्तेमाल करके अगर दो चीजें दी हुई हैं तो तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हो। देखो अब तीसरी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे एसेट में से आपको लायबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी तो आपको कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे एसेट क्या क्या है, कैश, कैश कितना है 10,000 प्लस मशीनरी 50,000 प्लस लैंड 1 लाख, ये आपके एसेट्स हैं। और इसमें से क्या माइनस करोगे आप, जब इनको ऐड करोगे उसके बाद माइनस क्या करोगे, क्रेडिटर जो आपकी लायबिलिटी है 2,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, उसके बाद रेंट पेएबल 1,000, ये आप उन एसेट्स में माइनस करोगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगी आराम से। अब यहाँ पे एक चीज है रेंट पेड, देखो ये ना एसेट्स है ना लायबिलिटी है ना कैपिटल है, तो इसको आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। रेंट पेड का मतलब एक्सपेंस, ये आप खर्चा कर चुके हो, इसको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे आपने देखना है सिर्फ एसेट्स जो आपके कैश है, जो आपकी मशीनरी है, लैंड है, और लायबिलिटीज जो आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब जो अभी आपने नहीं दी है ना, और क्रेडिटर जिनका आपने पैसा देना है, और रेंट पेएबल जो अभी आपने रेंट नहीं दिया है, ये है आपकी लायबिलिटीज। जो आपने पे कर चुके हैं वो कहां से लायबिलिटी बनेगी, उन्हें ना लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। रेंट पेड, रेंट आपने दे चुके हो वो तो जिम्मेदारी नहीं है। अब जो यहाँ पे रेंट पेएबल जितना भी आपने देना है वो जिम्मेदारी है, वो लायबिलिटी, तो वो इसमें कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएगी। तो ठीक है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी तरह समझ आई। अगर नहीं समझ आई, कोई पॉइंट रहता है जहाँ पे आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे हम आपको अच्छी तरह पर्सनलाइज तरीके से आराम से इसको समझा देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम सोर्स डॉक्यूमेंट और वॉचिंग पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद हमारा जर्नल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग।